कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास हुए और तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। G20 अध्यक्ष सऊदी अरब के किंग शाह सलमान ने एक प्रभावी और समन्वित उपायों को अपनाने का किया आह्वान। विकासशील देशों की मदद करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाली के लिए G20 नेताओं से सहयोग की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों की मदद के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। देश में नहीं रहे कोई भूखा, ये सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अगले 3 महीने तक 50 लाख रुपए बीमा कवर की घोषणा की। सरकार 8 करोड़ 69 लाख किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में डीबीटी के तहत 2,000 रुपए का करेगी अग्रिम भुगतान। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगजनों को भी मिलेंगे 1,000 रुपए। देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए केंद्र और राज्यों के प्रयास तेज। राजधानी दिल्ली में अब जरूरी सामानों की दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत। ई-कॉमर्स कंपनियों के कर्मियों को बेरोक टोक आने जाने की होगी इजाजत। देश भर में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 593। बढ़ते संक्रमण के दर में आई कमी। इलाज के बाद 42 लोगों को मिल चुकी है अस्पताल से छुट्टी। अब तक 13 लोगों की हुई है देश में मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर 17 राज्यों ने शुरू किया कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पतालों का निर्माण। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन रही तेजी। सेंसेक्स 1400 अंक का उछाल के साथ हुआ बंद, जबकि निफ्टी में रही 8600 की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास और ज्यादा तेज हो गए हैं। कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। अपने प्रारंभिक बयान में सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सऊदी अरब के किंग सलमान ने इस महामारी से निपटने के लिए एक प्रभावी और समन्वित कदम उठाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाली का आह्वान किया है। कोविड-19 से निपटने में G20 का अहम भूमिका वैश्विक तौर पर हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस की महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। A package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलेगा। अगले 3 महीने तक इन्हें अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जाएगा। प्रति परिवार 1 किलो दाल भी दी जाएगी। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा के कर्मियों को 50 लाख रुपए प्रति परिवार बीमा कवर भी दिया जाएगा।
वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज़्यादा, और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है। जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में 2000 रुपए का अग्रिम भुगतान भी करेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2000 रुपये की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी। वित्त मंत्री ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए करने का फैसला किया है। इसके 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। We announce a wage increase in Manrega. This will benefit $5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2,000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will benefit 5 crore families. गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है और ट्वीट करके कहा है कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। देश के गरीब किसानों को कोविड-19 के महामारी के समय राहत देते हुए सरकार ने अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किस्त देने का फैसला किया है। इस निर्णय से हमारे 8 करोड़ से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। वहीं देश में 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन मिलने वाले 10 लाख रुपए के लोन को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए देने और उज्ज्वला योजना की 8.3 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस देने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सरकार द्वारा राहत पैकेज के ऐलान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए इस संकट की घड़ी में बड़ी राहत की घोषणा की है। हमारा संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सरकार ने प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएम मोदी द्वारा उठाया गया कदम एक ऐसा कदम है जिससे सभी को स्वागत करना चाहिए। ऐसा कोई भी राहत पैकेज घोषित करने वाला भारत पहला देश है। दुनिया के अंदर भारत पहला देश है जिसने अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लॉकडाउन की इन स्थितियों में कमी आई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में आज दी गई। अभी तक हमारे देश में टोटल 649 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उन केसेस के ऊपर एज पर प्रोटोकॉल हम रिक्वायर्ड एक्शन ट्रीटमेंट फॉलोअप कर रहे हैं। इसके साथ ही 13 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 43 नए कंफर्म केस आए हैं और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव ने लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बेंगलुरु स्थित निमहैंस को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर 17 राज्यों ने कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया है। स्टेट्स को स्पेसिफिकली हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उसके तहत कई स्टेट में, करीब 17 स्टेट में ये कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो और हमारे देश में देशव्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएं कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा है कि सामुदायिक प्रसारण को रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन महत्वपूर्ण होगा। अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं, जबकि हम पर्टिकुलर केस के साथ उस केस ने किसको इन्फेक्ट किया, जैसे आपने भीलवाड़ा का एग्जाम्पल दिया, तो एक डॉक्टर थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बाद उन्होंने अपने जब हॉस्पिटल में काम किया तो उसके साथ कुछ और लोग इन्फेक्ट हुए। 1 या 2 केसेस में अगर हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होते हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, इसका तात्पर्य केवल एक है कि अभी या तो पर्टिकुलर उस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज करके कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन होगा, उसको हमारे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और साथ ही क्योंकि वो हो सकता है वो पर्सन 3-4 जगह ट्रैवल किया हो, उसने 1-2 जगह पर जो कांटेक्ट हो जिसके बारे में हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद जो लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ एक्शन और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैज टू इंक्रीज मच फर्दर। लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक आज का मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है नहीं हुआ है। आज सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टिवली आज हम लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी पूर्ण सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण प्रभावित न होने पाए। लॉकडाउन पीरियड में एनफोर्समेंट के साथ साथ आपको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में कोई कमी ना महसूस हो। स्वास्थ्य सेवाएं एवं एसेंशियल सप्लाईज, सर्विसेज और कमोडिटीज़ को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ कदम तो बहुत ही इनोवेटिव हैं। और भारत सरकार अपनी ओर से 24/7 बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ की स्थिति को मॉनिटर कर रही है। जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए शेल्टर और फूड की व्यवस्था हो। सभी लेवल्स पर हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो जहां है उसका वहीं पर सुरक्षित रूप से रहना उचित होगा।
आईसीएमआर के आर गंगाखेडकर ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम इतने प्रभावी हैं कि अगर उनका सख्ती से पालन किया जाए तो देश में कोरोना वायरस के मामले मुश्किल से ही बढ़ेंगे। आप जो एक आध दो केसेस की जो एनेक्डोट्स कोट करते हैं और उसके ऊपर जो आप अंदाज बांध रहे हैं कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन शुरू हो गया होगा, वो शायद उसके लिए इतना एविडेंस ठोस नहीं है अभी भी। और अगर रहता था तो हम क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हमको छुपाना कोई चीज ही नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ट्वीट करके कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतना हमारा राष्ट्र धर्म है। इस लड़ाई में योद्धा हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं, लेकिन कुछ लोग उनके प्रति सामाजिक भेदभाव का माहौल बना रहे हैं, जो दुखद है। उन्होंने लोगों से कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने की भावुक अपील की है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें, ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुएं नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं। हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। छींक और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपना नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढकें। भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दूसरों के संपर्क में न आएं। ये भी ख्याल रखें कि अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। क्या मुझे एक मेडिकल मास्क पहनना चाहिए? यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत तभी होगी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हों जिसे कोविड-19 का संक्रमण है। अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। मास्क तभी प्रभावित होते हैं जब अल्कोहल आधारित हैंड रब या साबुन और पानी के साथ लगातार हाथ धोकर इस्तेमाल किए जाते हैं। मास्क जैसे ही गीला हो जाए तो उसे तुरंत बदलें और एकल उपयोग वाले मास्क का पुनः उपयोग न करें। केवल मास्क के उपयोग से संक्रमण की रोकथाम संभव नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस वार्ता कर नए उपायों की जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली दुकानों को 24 घंटे खोला जाएगा। दिन में बहुत भीड़ ना हो सप्लाई की दुकानों पे, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों पर हम 24/7
एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोलने की इत्तला देते हैं और जो खोलना चाहे वो कर सकता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी चाहे कि मैं 24/7 दुकान खोलूँगा, जिससे कि दिन में बहुत भीड़ ना हो और शाम को भी लोग आ सकें और आसानी से सामान ले सकें। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक भी खुले रहेंगे ताकि लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिलती रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सैन्य संगठनों को देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा है। राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय की संपूर्ण तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निर्देश जारी किए हैं। बैठक में राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस प्रभावित देशों से विदेशियों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सशस्त्र बलों और अन्य विभागों से अपनी तैयारियों को पूरा करने और विभिन्न स्तरों पर नागरिक प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का उन्होंने आग्रह किया है। और देश में इस वक्त 21 दिन का लॉकडाउन बना हुआ है। ऐसे में किस प्रकार की स्थिति है नोएडा में, आज मैंने वहां जायजा लिया, अपने मोबाइल से स्टोरी शूट की है। देखिए रिपोर्ट। मैं इस वक्त नोएडा की एक टाउनशिप में मौजूद हूँ। लगभग 240 एकड़ के एरिया में बनी इस टाउनशिप में 1.5 से 2 दर्जन सोसाइटीज़ हैं। अगर कुल परिवारों की बात की जाए तो लगभग 15 से 18 हज़ार परिवार इस सोसाइटीज़ में यहाँ पे रहते हैं। 50-60 हज़ार लोग अगर यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद सड़कों पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सन्नाटा है, बामुश्किल लोग नज़र आ रहे हैं। सोसाइटी में हमने मेन गेट पे मेड्स की एंट्री पे बैन लगा रखा है और रेसिडेंट्स की तरफ से उनको पेड लीव दी गई है। इसके अलावा हमने हर एक एंट्री पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है। जो भी सोसाइटी में आता है उसको हैंड सैनिटाइज़ करना अनिवार्य है और ज़्यादातर वेंडर्स की एंट्री हमने बंद रखी है ताकि अंदर से लोग बाहर न जाएं और बाहर से लोग कम अंदर आएँ। सोसाइटी के अंदर हमने सब्जी और फल की एक ठेले का इंतज़ाम किया है, जिसमें सोसाइटी के अंदर के लोग अंदर ही उसको परचेज कर पाएँ। ये एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कई बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं जो कि खुले हुए हैं, क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी कि जो ये बंदी चल रही है 21 दिन की एक तरीके से, उसमें किस प्रकार से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका कहीं ना कहीं वो रुके ना, इसका ख्याल रखा गया है। और जो यहाँ पे गार्ड हैं उन्होंने खुद को मास्क से भी कवर किया हुआ है और उनके पास में सैनिटाइज़र है, वो हर एक व्यक्ति को सैनिटाइज़र दे रहे हैं अगर कोई भी व्यक्ति अंदर आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि काउंटर्स पे लोग मौजूद हैं जो बैंक कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की मौजूदगी नहीं है। हालांकि भले ही लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक्स खुले हुए हैं और ये इस बात को दर्शाते हैं कि बैंक्स जैसी जो अति आवश्यक सेवाएँ हैं उनकी लगातार एक तरीके से वो काम कर रहे हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं भले ही वो थोड़ा सा जोखिम उठा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो अति आवश्यक सेवाएँ हैं उसका मद्देनज़र वो लोग निकल के आ रहे हैं और यहाँ पर अपना वो काम कर रहे हैं। हम लोग के पास वही लोग आ रहे हैं जिनका बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लोग प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए और डिजिटल चैनल्स को फॉलो करिए बैंकिंग के लिए। ये बहुत अच्छा टाइम है जो आप लोग डिजिटल चैनल को फॉलो करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने काम के लिए अकेले ही आएँ, साथ में और किसी को ना लेकर आएँ, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि लोग एक काम के लिए 2-2 लोग साथ में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं। जो शॉपकीपर है खुद उन्होंने अपने आप को मास्क से ढका हुआ है। दूर रहें, थोड़ा मास्क लगाएं, वगैरह पहन के रखें। जो भी लोग पास आ रहे हैं उनको तो मना कर रहे हैं ताकि बच ना आए। और किसी प्रकार की कोई फल सब्जी में कोई कमी आ रही है? वो रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पीछे सप्लाई से नहीं, कोई नहीं। तो दिक्कत है, लाने कम आ रही सब्जी, तो सब मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पर कोई सप्लाई चेन की कमी है, लगातार फल सब्जी जो भी है वो सब चीज़ों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। साथ ही साथ हर एक जो शॉपकीपर भी है वो भी इस मुहिम में अपना एक तरीके से योगदान निभा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इस प्रयास को वो आगे करे। और इस प्रयास के तहत उनकी कोशिश है कि हर एक व्यक्ति को वो समझाएं कि अगर जान है तो जहान है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किराना की दुकान भी खुली थी, फल सब्जियों की दुकान खुली है, तो हर वो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हर एक कोई यही एक तरीके से सलाह दे रहा है। आप एक और किराने की दुकान देख सकते हैं कि ये भी खुली हुई है, जिनको ज़रूरत है वो घरों से आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाकी बाजार बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेन गेट ऑफ कर रखा है और विंडो ओपन कर रखा है और बाहर थोड़ा सा राउंड शेप करके बना रखा है, जिससे कि कस्टमर जो खड़े हों रो में आ जाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें अपना, और सीरियल वाइज एक कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। कोरोना के चलते किस प्रकार से स्थितियां एक तरीके से असामान्य तरीके से लोगों के लिए हो रखी हैं, ऐसे में एसेंशियल सर्विसेज बाजार में उपलब्ध हैं। किराना की दुकानें, दूध आदि की दुकानें
दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का एक नायाब नमूना एक बार फिर से देखने को मिल रहा है बाजार में। मैं इस वक्त एक मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। नोएडा का ये मंदिर है और अपने आप में आप देख सकते हैं नवरात्रि के त्यौहार चल रहा है, लेकिन ये मंदिर को पूरी तरीके से बंद किया गया है क्योंकि सारे धार्मिक स्थलों को बंद करने के सरकार के आदेश हैं। तो आपने नोएडा का हाल देखा, अब आपको वाराणसी ले चलते हैं। एक साथ तकरीबन 1 लाख लोगों से पटा रहने वाला वाराणसी का बीएचयू परिसर लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा में धैर्य के साथ बंधा हुआ है। सड़कें एकदम खामोश हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय में स्थिति अस्पताल कोविड-19 के खिलाफ मुस्तैदी के साथ सजग दिखाई पड़ रहे हैं। वाराणसी शहर के अंदर भी कहें तो एक और शहर रहता है, या कहें तो ये अलग से अपने आप में शहर है। ये है बीएचयू। लॉकडाउन के गुजरते दिनों के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और संयमित है। सड़क लंका से छित्तुपुर गेट जाने वाली हो या फिर हैदराबाद गेट, कोविड-19 को लेकर जागरूकता का आलम यह है कि सभी खाली हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम जो हमारे और भी तरीके हैं, सभी को हम बता रहे हैं कि आप लोग इसका सैनिटाइजेशन और मास्क यूज करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेन है भारत सरकार का, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। 2200 फैकल्टी मेंबर सहित 10,000 का बड़ा स्टाफ और उनके परिवारजन, कुल 84 हॉस्टल में रहने वाले 18,000 छात्र। बावजूद हर तरफ एक जागरूकता है और सड़कों पर सन्नाटा। हालांकि अधिकांश छात्र प्रशासन के अनुरोध पर अपने घरों के लिए लौट गए हैं। परिसर में बने विश्वनाथ मंदिर में कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहां भक्त भी दर्शन के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो श्री विश्वनाथ मंदिर बीएचयू में है, पूरी तरह ये बंद है। इसमें आरती पूजन हो रही है, पुजारी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो समय से एक पुजारी जी जाके अपना पूजा उजा कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद पूर्वांचल के कई जिलों के लिए बड़ी उम्मीद का केंद्र सर सुंदरलाल अस्पताल जांच और आइसोलेशन वार्ड के साथ ही आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी फंक्शनल है इस काम के लिए, जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट दोनों की ही उनको परमिशन इसी दौरान में मिली। ऐसे सस्पेक्टेड केसेस को हम आइसोलेशन में रख लेते हैं। उसके लिए हमने एक 40 बेड का आइसोलेशन सेक्शन बनाया हुआ है। पूरी दुनिया के अनुभवों के आधार पर घरों में रहना ही एकमात्र बचाव का जरिया है। ये सड़कें लंबी हैं, खाली हैं, और ये लंबी सड़कें सिर्फ और सिर्फ जाती हैं आपके घरों तक। तो जब तक भारत में कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है, तब तक आप अपने घरों में रहिए और वहीं से सारे निर्देशों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। इसी में पूरे देश की भलाई है और इसी में आप सबकी भी भलाई है। अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज, वाराणसी। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।